आपकी कक्षा 10 के जो अपना अध्याय 6 चल रहा था उसके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम आप लोगों को अगले 5 क्वेश्चन और समझाएंगे, तो आप लोगों के पूरे 15 क्वेश्चन अध्याय 6 में हैं पूरे, जो आज आपका अध्याय 6 कंप्लीट हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को 3 क्वेश्चन समझाए थे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे, समझ में आया होगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11वां, कि जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में अंतर लिखिए। मतलब जो जाइलम और फ्लोएम है यह पौधों में पाया जाता है, तो जो जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है, मतलब जाइलम क्या कार्य करता है और फ्लोएम क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन जाइलम का। जो जाइलम है यह जाइलम जड़ों में पाया जाता है, तो यह जाइलम पदार्थों के जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम पौधों की पत्तियों में जो भोजन तैयार होता है उसे पूरे पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है। इसके बाद जो दूसरा अंतर है जाइलम का, कि जाइलम जल को जड़ों से ऊपर की ओर भेजता है। और उसके बाद जो फ्लोएम है, फ्लोएम अपना पौधों से जो भोजन तैयार होता है, पौधों में पत्तियों में भोजन तैयार होता है, तो वो पत्तियों से सभी दिशाओं में भेजता है, पौधे के सभी दिशाओं में भेजता है। इसके बाद जो तीसरा है अपना जाइलम में, कि जो जाइलम है, जाइलम के लिए जो जल भेजता है जाइलम ऊपर के लिए, ऊपर साइड, तो उसमें एक भौतिक बल की आवश्यकता होती है। भौतिक बल के द्वारा जल ऊपर भेजता है, जैसे कि वाष्पोत्सर्जन आदि के द्वारा ऊपर भेजता है। लेकिन फ्लोएम जो है, फ्लोएम में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, भोजन का स्थानांतरण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो जाइलम है, लास्ट अंतर जाइलम में, कि जो जाइलम ऊतक है, तो जाइलम ऊतक में पदार्थों का परिवहन कोशिकाओं के द्वारा होता है। कोशिकाओं में जो मृत कोशिकाएं होती हैं जाइलम, उनके द्वारा होता है, जबकि फ्लोएम में चलनी नलिका द्वारा होता है। चलनी कोशिकाएं होती हैं, उसके द्वारा स्थानांतरण होता है पौधों में, पत्तियों में जो भोजन बनता है उसमें चलनी नलिकाओं के द्वारा इसका स्थानांतरण होता है। तो हम आप लोगों को लिख के बता रहे अभी कि जो जाइलम है, जो अपना पहला पॉइंट है जाइलम में, कि जाइलम में जाइलम पौधों में जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम पौधों में तैयार भोजन का स्थानांतरण करता है। फ्लोएम पौधों में भोजन का परिवहन करता है और जाइलम पौधों में जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। इसके बाद जो अपना दूसरा है जाइलम में, कि जाइलम पौधों में जल ऊपर की ओर भेजता है, पौधों में जल ऊपर की ओर भेजता है, जबकि फ्लोएम पौधों की पत्तियों में तैयार भोजन को
तैयार भोजन को सभी दिशाओं में भेजता है, सभी दिशाओं में भेजता है। ये हो गया अपना दोनों अंतर। इसके बाद जो तीसरा अंतर है, जाइलम द्वारा जल का वहन एक भौतिक बल, जाइलम द्वारा जल का वहन एक भौतिक बल जैसे बाष्पोत्सर्जन आदि द्वारा होता है, जबकि फ्लोएम में भोजन के परिवहन के लिए, भोजन के वहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये हो गया तीसरा अंतर है अपना। इसके बाद जो अपना चौथा है अंतर कि जाइलम ऊतक में पदार्थों का वहन वाहिकाओं द्वारा होता है, पदार्थों का वहन वाहिकाओं द्वारा होता है, जो कि मृत कोशिका है, जो कि मृत कोशिका है। जो कि मृत कोशिका है। इसके बाद जो फ्लोएम है अपना, फ्लोएम में परिवहन चालनी नलिका द्वारा होता है, चालनी नलिका द्वारा होता है, जो जैव कोशिका है। ये हो गए अपने चारों अंतर। जाइलम ऊतक में पदार्थों का वहन वाहिकाओं द्वारा होता है, जो कि मृत कोशिका है, और इसमें चालनी नलिका द्वारा होता है, जो जैविक कोशिका है, मतलब जीवित कोशिका है। इसमें मृत कोशिका द्वारा होता है, इसमें जीवित कोशिका द्वारा होता है। ये अपना पूरा कंप्लीट हो गया एक। इसके बाद जो अपना सेकंड क्वेश्चन है, हम आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन लिख के बता रहे। जो अपना दूसरा क्वेश्चन है कि फुफ्फुस में कूपकाओं तथा वृक्क में वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। तुलना मतलब होता है दोनों में विभेद या अंतर कीजिए। तो सबसे पहले जान लो कि फुफ्फुस क्या है। फुफ्फुस मतलब होता है कि जो फेफड़े होते हैं अपने, उन्हें कहते हैं फुफ्फुस। तो फेफड़ों में कूपिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, क्या पाई जाती हैं? कूपिकाएं। तो फिर उन कूपिकाओं का कार्य क्या है? इसी प्रकार से जो वृक्क हैं अपने किडनी में पाए जाते हैं वृक्काणु। क्या पाए जाते हैं? वृक्काणु। तो उन वृक्काणु का कार्य क्या है वृक्क में? तो आपको जानना है कि जो कूपिकाएं होती हैं फुफ्फुस में, मतलब फेफड़ों में जो कूपिकाएं होती हैं, तो यह फुफ्फुस की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयां हैं। मतलब यह फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है? इकाइयां हैं। जबकि वृक्काणु किडनी वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। जो कूपिकाएं होती हैं
तो जो अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त से अलग करके क्या कर देती है, शरीर से बाहर कर देती है। जबकि वृक्काणु जो रक्त के साथ यूरिया जाता है तो उसको यूरिया को क्या कर देती है, रक्त से अलग कर देती है और मूत्र मार्ग से क्या कर देती है, बाहर निकाल देती हैं। उसके बाद जो कूपकाएं होती हैं, तो कूपकाओं द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है। मतलब जो अपने फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में क्या होता है, ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ऑक्सीजन को अंदर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, तो आदान प्रदान करते हैं, वायु का क्या करते हैं, आदान प्रदान। लेकिन जो वृक्काणु होते हैं, वृक्काणु रक्त का आदान प्रदान करते हैं, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद जो अपना लास्ट अंतर है कि वृक्काणु की कूपकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। मतलब इस प्रकार से एक जाल बना होता है, इस प्रकार से जाल होता है कूपकाओं में, और वृक्काणु में इस प्रकार से जाल होता है। कूपकाओं में इस प्रकार का जाल होता है, वृक्काणु में इस प्रकार का जाल होता है। तो कूपकाओं में होता है वाहिकाओं का, जबकि वृक्काणु में होता है कोशिकाओं का। गुच्छा टाइप का होता है, एक एकत्रित कर देते ना गुच्छे को, उस प्रकार से कोशिकाओं का, और इसमें होता है वाहिकाओं का। तो अपनी सबसे पहले अंतर देख लो कूपकाओं में कि यह फुफ्फुस की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयां हैं। कूपकाएं हैं फुफ्फुस मतलब फेफड़े की, और वृक्काणु में यह वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयां हैं। मतलब किडनी की क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयां हैं। इसके बाद जो कूपका होता है, कूपका द्वारा वायु का आदान प्रदान मतलब आना और जाना करती है वायु का, वृक्काणु द्वारा रक्त का आदान प्रदान होता है, और यह रक्त से CO2 अलग करती है तथा शरीर से बाहर निकालते हैं। जबकि वृक्काणु रक्त से यूरिया अलग करते हैं और मूत्र मार्ग से बाहर निकालते हैं। इसके बाद जो लास्ट है अपना कि कूपकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है, जबकि वृक्काणु में रक्त कोशिकाओं का गुच्छ होता है। गुच्छ मतलब एक गुच्छा टाइप का होता है। ठीक है, जो अपना तीसरा क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर है 13वां कि उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। उत्सर्जी उत्पाद मतलब अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि जो हानिकारक पदार्थ हैं पौधों के लिए, वे उन्हें बाहर निकालने के लिए किन विधियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर पौधे में पानी की मात्रा अधिक हो जाए तो वो क्या करते हैं, उस पानी को वो वाष्प के रूप में निकाल देते हैं। जैसे पौधों की पत्तियां होती हैं, तो पत्तियों से वाष्प के रूप में या जड़ से वाष्प के रूप में, तो वो वाष्प के रूप में उन्हें क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं उस अधिक पानी को। ठीक है, या फिर कई पौधे ऐसे भी होते हैं कि जो रेजिन है, गोंद है, कई पौधों में आप लोगों ने देखा होगा कि गोंद प्रकार की लगी होती है, कुछ ऐसे, कुछ पीले कलर की, सफेद कलर की होती है ना पौधों के तने में, तो वो अपशिष्ट पदार्थ होता है पौधों का, तो उसके रूप में वो क्या कर देते हैं, उसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है कि जो पौधों में जो पत्तियां खराब हो जाती हैं, पीले कलर की पड़ जाती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई पौधों में पत्तियां, कई का ज्यादातर अधिकतर पौधों में पत्तियां जो होती हैं वो साल भर में एक बार तो जरूर गिरती हैं, उनकी जगह पर क्या नई पत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो उन पत्तियों में जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है उसे क्या कर देते हैं, वो बाहर कर देते हैं, गिरा देते हैं, इसके बाद नई पत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। और जो कुछ पौधे होते हैं तो पौधों में जो जड़ों में या पौधे के पूरे पौधे में अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न हो जाता है, तो उसे वो जड़ों के द्वारा मृदा में भेज देते हैं, मृदा में निष्कासित कर देते हैं, और मृदा के लिए वो फायदेमंद होती है, मतलब उससे मृदा को हानि नहीं होती। लेकिन जो पौधे में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो जड़ों के द्वारा क्या कर देते हैं, पौधों की जड़ों के द्वारा वो मृदा मतलब मिट्टी में भेज देते हैं। ठीक है, तो अपन को लिखना है कि उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला जो है कि पौधे
अतिरिक्त जल से बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। जो उसमें अतिरिक्त जल हो जाए तो उसे क्या कर देते हैं, वे बाष्प के रूप में बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद पौधों से निष्क्रिय पत्तियां समय समय पर अलग होती रहती हैं। निष्क्रिय मतलब जो पीली पड़ जाती है पत्तियां, उनका कोई कार्य नहीं होता तो वो क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। इसके बाद पादपों में अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में निष्कासित करते हैं। जो रेजिन है वो खाल हो जाती है ना ऊपर छाल की टाइप की पौधों में, तो रेजिन तथा गोंद के रूप में निष्कासित करते हैं। लास्ट जो है अपना, पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। पादपों में जो अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें क्या कर देते हैं, वो मृदा मतलब मिट्टी में उत्सर्जित या निकाल देते हैं। जो अपना 14वां क्वेश्चन है कि पोषी पोषण में कोई 4 अंतर लिखिए। तो स्वयं पोषी पोषण मतलब जो पोषण स्वयं द्वारा निर्मित किया जाए, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना ले, और विषम पोषी मतलब जो दूसरों पर आश्रित हो अपने भोजन के लिए, उसे क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण। तो स्वयं पोषी पोषण ज्यादातर अधिकतर पौधों में पाया जाता है। स्वयं पोषी पोषण अधिकतर पौधों में पाया जाता है और विषम पोषी पोषण जीव जंतुओं में पाया जाता है। जो स्वयं पोषी पोषण होता है, जिसमें स्वयं पोषी पोषण होता है, तो वो CO2 और जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक कहते हैं, इनकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जबकि जो जीव जंतु होते हैं तो उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता और वे उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जबकि वे दूसरों पर आश्रित रहते हैं। जो तीसरा अंतर है कि पौधों में या स्वयं पोषी जीवों में जो स्वयं पोषी पोषण होता है पौधों में, उनमें हरित लवक उपस्थित होता है या क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, जबकि जंतुओं में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता है। और स्वयं पोषी पोषण होता है हरे पौधों में और विषम पोषी या परपोषी पौधे होते हैं जीव जंतुओं में। इसके बाद उदाहरण लिख देंगे अपन कि हरे पौधे और शैवाल आदि स्वयं पोषी पोषण के उदाहरण हैं और मनुष्य, जीव जंतु आदि विषम पोषी पोषण के उदाहरण हैं। तो आप लोग देख लेना, हमने लिखा हुआ है बोर्ड पर कि स्वयं पोषी पोषण पौधों में पाया जाता है और विषम पोषी पोषण जंतुओं में पाया जाता है। और स्वयं पोषी पोषण में CO2, जल, सूर्य का प्रकाश तथा हरित लवक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जबकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। जो पौधे होते हैं स्वयं पोषी, इनमें क्लोरोप्लास्ट है जिसे हरित लवक कहते हैं पाया जाता है और विषम पोषी पोषण में हरित लवक जीव जंतुओं में नहीं पाया जाता है। जो पौधे होते हैं ये स्वपोषी या स्वयं पोषी होते हैं और जो जीव जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, परपोषी या विषम पोषी। इसके उदाहरण जो है हरे पौधे, शैवाल आदि हैं और विषम पोषी में मनुष्य, जीव जंतु आदि है। ये अपना चौथा आज का खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो अंतिम क्वेश्चन है वो है कि मनुष्य में पोषण की क्रियाविधि को समझाइए। मतलब मनुष्य में जो मनुष्य भोजन ग्रहण करता है उसका अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले जो क्रियाविधि अपन लिखेंगे कि मनुष्य में भोजन की या पोषण की क्रियाविधि निम्न प्रकार है। सबसे पहले मुंह में लेना, भोजन सबसे पहले कहाँ पे लेते हैं, मुंह में लेते हैं। उसके बाद उसका क्या होता है, पाचन होता है, ठीक है, तो उसका पाचन होना। उसके बाद है कि अपशोषण। अब अपशोषण क्या है, अपशोषण जो है जो पचे हुए भोजन का आवश्यक पोषक तत्वों में रूपांतरण और उनका अपशोषण। मतलब जो भोजन का पाचन हो जाता है तो उससे जो तत्व होते हैं, आवश्यक तत्व, भोजन से जो खनिज, लवण, हार्मोन्स, कैल्शियम, ये सारे तत्व होते हैं, तो उनका रूपांतरण हो जाता है तत्वों में और उसके बाद उनका क्या हो जाता है, अपशोषण कर लिया जाता है। शरीर अपना शोषण कर लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है। उसके बाद जो है स्वांगीकरण। तो जो स्वांगीकरण है, अपशोषण से प्राप्त तत्व का कोशिका तक पहुंचना और उनका क्या हो जाना, कोशिकीय श्वसन के लिए उपयोग हो जाना।
मतलब जौन से अंग को, मतलब जिस अंग को जिस चीज की जरूरत होती है, जिस तत्व की जरूरत होती है, तो वो क्या पहुंच जाता है, उस तत्व तक अवशोषित कर लिया जाता है या उपभोग कर लिया जाता है। अवशोषण से प्राप्त तत्व का कोशिका तक पहुंचना, मतलब अवशोषण होगा जिस तत्व का, उसको क्या कर दिया जाता है, उस कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है, उस अंग तक पहुंचा दिया जाता है, और अंग क्या कर लेता है, उसे उपभोग कर लेता है या अवशोषण कर लेता है उसका। उसके बाद लास्ट जो है बहिक्षेपण। जो बहिक्षेपण है अपना, कि जो अवशोषण हुआ जिन तत्वों का, जिस अंग ने जिस तत्व का अवशोषण किया, उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचे, मतलब जो अपशिष्ट